मई महीने की बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस के बाहर बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे। But 100% protests here today. People throwing. हुआ ये था कि अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस ने हत्या कर दी थी। पूरा अमेरिका जल रहा था। उन प्रोटेस्ट की लपटें व्हाइट हाउस के दर तक पहुंच गई थी। तब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। सुरक्षा कारणों से एहतियातन व्हाइट हाउस के नीचे बने दूसरे विश्व युद्ध के बंकर में उन्हें ले जाया गया। कहा जाता है कि उसी एक घटना से ट्रंप को आइडिया आया कि व्हाइट हाउस में आधुनिक सुविधाओं वाला विशाल हाईटेक बंकर होना चाहिए, जहां संकट की घड़ी में शरण ली जा सके। उस सपने को ट्रंप अब अंजाम दे रहे हैं। तो कचहरी में फाइल खोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के उसी डर की जो उन्हें जाने अनजाने दुनिया के कुछ कुख्यात तानाशाहों के डर की कैटेगरी में खड़ा कर रही है। From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. हालांकि ट्रंप ना तो हिटलर जैसे तानाशाह हैं, जिन्हें महीनों तक अंडरग्राउंड बंकर्स की जरूरत पड़ी थी, न ट्रंप सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह हैं जिन्होंने पूरे इराक में हाईटेक बंकर बनवाए थे। ना ही वो कर्नल गद्दाफी जैसे एक छत्र राज करने वाले तानाशाह हैं जिन्होंने पूरे लिबिया में अंडरग्राउंड बंकरों और सुरंगों का एक विशाल नेटवर्क बनाया था। और ना ही वो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की तरह हैं जिन्होंने अपने देश में एक विशाल और बेहद सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर, सुरंग और अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स का नेटवर्क बिछाया हुआ। Long before Americans had a nation or a constitution, we first had a culture, a character. डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये फैक्ट वो भी जानते हैं कि वो लंबे समय तक अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं रह सकते, क्योंकि उनका कार्यकाल तय है। अमेरिका में कोई एक नेता कम से कम 4 साल या ज्यादा से ज्यादा 8 साल तक ही राष्ट्रपति रह सकता है, और इस हिसाब से ट्रंप का यह आखिरी कार्यकाल है। America is ending the threat posed by this radical regime, decimating Iran's capabilities with Operation Epic Fury, something that nobody. इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश के मुखिया को बंकर की जरूरत क्यों पड़ रही है। वो अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी निवास व्हाइट हाउस के नीचे अंडरग्राउंड बंकर क्यों बनवा रहे हैं, और बंकर भी इतना विशालकाय बन रहा है कि आप उसके बारे में जानकर दंग रह जाएंगे। ये बंकर व्हाइट हाउस के नीचे 6 मंजिला होगा। सिर्फ बंकर नहीं होगा, बल्कि इसमें अंडरग्राउंड मिलिट्री कैंपस भी होगा। इसकी छत पर ड्रोन बेस होगा। इसमें असीमित संख्या में ड्रोन तैनात होंगे। ये बंकर 90,000 वर्ग फीट एरिया में बन रहा है। लगभग 3,852 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। असल में ट्रंप पहले इस बंकर को बड़े गुप्त तरीके से बनवा रहे थे। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल इसके लिए व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को गिराना शुरू किया, ताकि यहां पर $40 करोड़ की लागत से बॉल रूम बनाया जा सके। जिसमें 1,000 से ज्यादा मेहमान आ सकेंगे। बॉल रूम एक एंटरटेनमेंट स्पेस होता है, यानी ये बंकर व्हाइट हाउस के उसी ईस्ट विंग में बॉल रूम की आड़ में बनवाया जा रहा था। जब कोर्ट में इस बॉल रूम के निर्माण को चुनौती दी गई, तब जाकर पता चला कि उस बॉल रूम के नीचे तो ट्रंप 6 मंजिला अंडरग्राउंड बंकर बनवा रहे हैं। इसी साल 16 अप्रैल को कोर्ट ने अमेरिकी संसद की मंजूरी के बिना जमीन के ऊपर बन रहे बॉल रूम के निर्माण पर रोक लगा दी। हालांकि अंडरग्राउंड बंकर का काम जारी रखने का रास्ता खुला रखा, लेकिन अब इसमें अपडेट यह है कि ट्रंप प्रशासन निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में गया है। अब लगभग 80 साल के बाद पहली बार होगा कि व्हाइट हाउस में कोई अंडरग्राउंड बंकर बनाया जा रहा है। व्हाइट हाउस में पहले से एक बंकर मौजूद है जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के हमलों से बचाव के लिए बनाया गया था। ये बंकर साल 2001 के 9/11 वाले आतंकी हमले के दौरान बड़ा काम आया था। तब तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उपराष्ट्रपति डिक चेनी समेत कई लोगों को इस बंकर में पहुंचाया गया था।
मई 2020 में एक हत्याकांड के बाद व्हाइट हाउस के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी कुछ समय के लिए इस बंकर में ले जाया गया था। अब ट्रंप व्हाइट हाउस के नीचे उससे भी बड़ा और सुरक्षित बंकर बनवा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप को कोई डर है? अगर डर है तो फिर किस बात का डर है? वो तो दुनिया के सर्वशक्तिमान देश के राष्ट्रपति हैं और उनके पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है, सबसे पेशेवर, सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी है। तो फिर ट्रंप को वो कौन सा डर सता रहा है कि उन्हें व्हाइट हाउस में बंकर बनाने की जरूरत पड़ गई? असल में ट्रंप प्रशासन इस विशालकाय बंकर को राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों का हवाला देकर बनवा रहा है। इसी साल अप्रैल महीने में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन कार्यक्रम के दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि इस हमले में वो सलामत रहे, लेकिन इस हमले से ट्रंप ने सबक लिया। इसी डर की वजह से ट्रंप इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा करने के लिए आतुर है, वरना डेमोक्रेटिक व्यवस्था वाले देशों के प्रमुखों को आमतौर पर ऐसे बंकरों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, 80 साल पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जब लंदन में बंकर बनवाया था, तब सामने हिटलर की हवाई बमबारी का खतरा था। आज जब ट्रंप व्हाइट हाउस के नीचे नया इतिहास लिख रहे हैं, तो उनके सामने अराजकता और अनिश्चितता का वो दौर है जहां लोकतंत्र की दीवारें भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये बंकर ट्रंप के किसी तानाशाही शौक का प्रतीक नहीं, बल्कि ये इस कड़वे सच की तस्दीक है कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान भी खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। कुछ डर ऐसे होते हैं जो किसी देश या किसी डीलरशिप पर लंबे समय तक चिपक जाते हैं। जैसे अमेरिका के लिए वियतनाम सिंड्रोम है, यानी किसी विदेशी युद्ध में फंसने का डर। जब भी अमेरिका किसी लंबे युद्ध में जाता है तो अक्सर यही चर्चा होने लगती है कि क्या यह अमेरिका का दूसरा वियतनाम बन जाएगा। दरअसल वियतनाम युद्ध अमेरिका की सैन्य ताकत और राजनीतिक फैसलों की सबसे बड़ी नाकामियों में गिना जाता है, जहां शक्तिशाली होने के बावजूद उसे जीत नहीं मिली। वो लगभग 18 साल तक जंग लड़ता रहा। उसने उस युद्ध में अपने 58,000 से ज्यादा सैनिक गंवाए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को वियतनाम से उल्टे पांव लौटना पड़ा था। तो कचहरी में अब फाइल खोलेंगे ईरान युद्ध के बीच उठ रहे अमेरिका के इसी वियतनाम सिंड्रोम की। ऐसा लग रहा है कि सुपर पावर अमेरिका ईरान युद्ध में बुरी तरह फंस गया है। उसे फिलहाल इस जंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उसका इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि शायद ही उसे युद्ध में कूदते वक्त अनुमान रहा होगा कि युद्ध के 103वें दिन तक अमेरिका अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपए फूंक चुका है। जितना अमेरिका खर्च कर चुका है, दुनिया के लगभग 120 से 130 देशों की जीडीपी इससे छोटी है। अमेरिका इस युद्ध पर रोजाना लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। पहले ही महीने में अमेरिका को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की सैन्य संपत्ति का नुकसान हो चुका था। अमेरिका के कम से कम 50 विमान, यूएवी और 12 रडार कंपोनेंट्स नष्ट हो चुके हैं। यहां तक कि अमेरिका के पास स्टॉर्मब्रूक क्रूज मिसाइल्स की कमी हो गई है। और यह आलम तब है जबकि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की टॉप लीडरशिप को कब का निपटा चुके हैं। न सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई रहे, न नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड अली शामखानी जिंदा रहे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के चीफ मोहम्मद पाकपूर भी मारे जा चुके हैं। रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह मारे जा चुके हैं। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ सैयद अब्दुल रहीम मौसवी का भी दी एंड हो चुका है। इसके अलावा ईरानी सत्ता के कई बड़े और ताकतवर चेहरों का अमेरिका और इजराइल खात्मा कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ना युद्ध खत्म हो पाया और ना ही अमेरिका या इजराइल में ये कहने का आत्मविश्वास है कि उन्होंने ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया और युद्ध जीत लिया। अमेरिका दो बड़े मकसद को लेकर युद्ध में उतरा था। पहला, ईरान में अपनी पसंद की सरकार बनाना और दूसरा, ईरान के यूरेनियम भंडार पर कब्जा करना। लेकिन 100 से ज्यादा दिनों तक लड़ने, करोड़ों डॉलर खर्च करने और भारी नुकसान उठाने के बाद भी अमेरिका इनमें से कोई भी मकसद पूरा नहीं कर पाया। जबकि इससे पहले तक अमेरिका अपने सुपर पावर होने के घमंड में इतरा रहा था। उसे लगता था कि वही सर्वशक्तिमान है, वही अहम ब्रह्मास्मि है। अमिताभ बच्चन की चर्चित फिल्मी डायलॉग की तरह वो जहां खड़ा हो जाता है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। We
have a tremendously powerful fleet there. We have the most powerful ships in the world. We have the most powerful military by far in the world. We showed that on numerous occasions. I mean, I rebuilt the military in my term. अमेरिका का यही अहंकार उसे पश्चिम एशिया या उसकी भाषा में कहें तो मिडिल ईस्ट की खाड़ी में खींच लाया और दुनिया का सर्वशक्तिमान मुल्क वहीं फंसकर रह गया। दुनिया में नंबर 1 मिलिट्री नंबर वाला देश 17वें पायदान वाली ईरानी मिलिट्री को अब तक झुका नहीं पाया। लेकिन अब 4 महीने के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका खुद को उलझन, फंसाव और टूटन की स्थिति में पा रहा है, क्योंकि वो उस अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंदी को हराने में नाकाम रहा जिसे उसने पूरी तरह गलत आंका था। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू में ईरान में भी वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन फिर प्लान चेंज कर दिया गया। ट्रंप को यह हकीकत समझ में आ गई कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। It's not like Venezuela, like you go in, you're there for a matter of minutes, and you're out. And everybody's waving goodbye as you take off. And you brought the cargo back. This is different. You'd have to be there for 2 weeks. You'd need massive equipment. You'd have to airlift the equipment. ईरान युद्ध में परसेप्शन के लेवल पर भी अमेरिका की भदपिटी है। इसका सर्वशक्तिमान होने का गुमान टूटा है। यही नहीं, जो यूरोप के देश अमेरिका के पुराने मित्र हैं, इस युद्ध में उन्होंने भी ट्रंप की मदद की अपीलों से कन्नी काट ली। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो उनकी सुन नहीं रहे। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 5 दशक पहले वियतनाम की दलदल ने अमेरिका के अजेय होने के भ्रम को तोड़ा था और आज फारस की खाड़ी में वही इतिहास एक बार फिर से लिखा जा रहा है। पैसा पानी की तरह बह गया, सैन्य साजो सामान तबाह हो गए और अंतहीन युद्ध की इस कड़वी हकीकत के बीच महाशक्ति अमेरिका एक बार फिर इतिहास की उसी सबसे बड़ी नाकामी के मुहाने पर खड़ा है।